बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंग्लो सेक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ये इसके पॉलिटिकल नाम है। एंग्लो सेक्सन जो है वो एक इसकी पॉलिटिकल टर्म है। इसको दूसरे अल्फाज में प्री चौसेरियन पीरियड कहा जाता है, जो लिटरेरी नाम है इसका। तो इसे एंग्लो सेक्सन क्यों कहा जाता है? पहली बात है, एंग्लो सेक्सन जो है वो बीड ने इसका नाम रखा था, और एंग्लो सेक्सन इन्हें क्यों कहा जाता है? अच्छा, रोमन एम्पायर जिस वक्त कोलैप्स हुई है, तो हुआ ये है कि उसकी कोलैप्स होने से पहले ब्रिटेन एक प्रोविंस था रोम का, और यहाँ पे पायरेट्स के हमले हुआ करते थे। रोम कोलैप्स कर गई, यहाँ डार्क एजेस शुरू हो गई। अब यहाँ पायरेट्स के हमले होते थे। यहाँ के एल्डर्स ने जर्मीनियन ट्राइब्स को यहाँ बुलाया। वो 6-7 ट्राइब्स थे, जिसमें से 3 बड़े ट्राइब्स का नाम आता है, एंगल्स, सेक्सन्स और जूट्स। इन्हें यहाँ बुलाया गया। इन्होंने यहाँ आकर छोटे छोटे किंगडम्स बनाए, पैटी किंगडम्स बनाए, और फिर बाद में वो 7 पे आ गए, और 7 से फिर वो अल्टीमेटली वो 1 पे पहुंचे। इस दौरान जो बड़े ये 3 थे, जूट्स, एंगल्स और सेक्शन, इसमें एंगल्स और सेक्शन ज़्यादा पावर में रहे। इन ऑल 7 जिस वक्त बने उस वक्त भी यही 2 ज़्यादा पावर में थे। जूट्स के पास बिल्कुल थोड़ा सा इलाका था, फिर एर्दियन में ख़त्म हो गया। ऐसा हुआ कि 7वीं सदी में नॉर्थम्ब्रिया के पास आई इसकी डोमिनेंसी ब्रिटेन की। उसके बाद 8वें में मर्सिया के पास, और 9वें में वेसेक्स के पास। ये सादा सा एक पावर का ट्रांसफ़र था, जिसमें जो मर्सिया है ये एंगल्स हैं, और फिर वेसेक्स जो है वो सेक्शंस है। ये नाम ही बताता है। आखिरी वेसेक्स अल्टीमेटली पावर में आता है, और एल्फ्रेड द ग्रेट की लीडरशिप में ये यूनाइट होता है। ये एंग्लो सेक्शंस की पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसके अलावा इसे ओल्ड इंग्लिश क्यों कहा गया? तो जर्मेनिक ट्राइब्स जो आए थे वो एक जर्मेनिक ज़बान बोलते थे। यहाँ आकर वो ज़बान केल्टिक ज़बान से मिली और एक नई ज़बान वजूद में आई। शुरू में इस ज़बान को एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज ही कहा जाता था, बाद में इसे ओल्ड इंग्लिश कह दिया गया। उसकी वजह ये थी कि यही ज़बान आगे चल के इंग्लिश, जो बाकायदा इंग्लिश है, वो बन रही है, तो इसे ओल्ड इंग्लिश कह दिया गया। ये इंग्लिश ही करार पाई। ये है इसकी ज़बान की तारीख़। और इसमें ज़बान में रून्स, इसका जो फ़ॉन्ट था उसे रून्स बुलाते थे। इसके 4 मेजर डायलेक्ट्स थे जो उस वक्त मौजूद थे। कौन कौन से थे? वेस्ट सेक्सन, कैंटिश, मर्सियन एंड नॉर्थम्बियन। ये ऑफ कोर्स ये जो वेस्ट सेक्सन है ये सेक्शंस का था, कैंटिश जूट्स का था, मर्सियन और नॉर्थम्ब्रियन ये एंगल्स के थे। एंगल्स की डोमिनेंस थी। वेस्ट सेक्शंस जो थी वो एल्फ्रेड द किंग ने ऑफिशियल डायलेक्ट करा दिया था, लेकिन जो लिटरेरी डोमिनेंस है वो इन दोनों को है, मर्सियन और नॉर्थम्ब्रियन को है, जो एंजेलिकन कहलाते हैं दोनों मिलाकर। जो बेवुल्फ है मशहूर नज़म इस ज़माने की, वो भी नॉर्थम्ब्रियन में लिखी गई है, यानी एंजेलिकन में लिखी गई है। यानी ज़्यादातर काम इसमें हुआ है, नॉर्थम्ब्रियन में या एंजेलिकन डायलेक्ट में हुआ है। इस वजह से डोमिनेंस इनको मिलती है, और बाद में भी ये एंगल लैंड या इंग्लैंड बन जाता है। 7वीं सदी में यहाँ क्रिश्चियनिटी फैलती है, आयरिश चर्च की तरफ से और रोमन चर्च की तरफ से। आयरिश चर्च उसके नॉर्थ वेस्ट में है, और साउथ ईस्ट में है रोम चर्च। रोमन एम्पायर कोलैप्स हुई थी, उसके बाद होली रोमन एम्पायर बनी थी। पहले रोमन एम्पायर थी जो एक्चुअल रोमन एम्पायर थी वो, और बाद में होली रोमन एम्पायर बनी थी जो कि क्रिश्चियन एम्पायर थी, और वो छोटी थी, बहुत छोटी थी। उसका बस रिलीजियस ही इन्फ्लुएंस था और कुछ नहीं था। इसके वर्क्स में अगर हम देखें तो इसमें चूंकि जंगो जदल का वक्त था, तो एडवेंचर पोएम्स लिखे गए। उसमें विजस्टेड है, वुड हेयर है, द फिस्ट ऑफ फिनिसबर्ग है, एडवेंचर पोएम्स लिखी गई। सिंपली पुट आप कह सकते हैं कि बैलेट्स लिखे गए इस ज़माने में। इसमें लव पोएम्स भी लिखी गई, जैसे कंप्लेंट ऑफ डियोर है। इसके अलावा इसमें जो मुस्लिम सबसे मशहूर एडवेंचर पोएम है, जिसको एपिक कहा जाता है, एंग्री जो नेशनल एपिक है इंग्लैंड की, और वाहिद एपिक है जो इंग्लिश में है, वो बेवुल्फ है। वो भी एक नॉर्थम्ब्रियन पोइट की लिखी हुई है, इसी दौर में लिखी गई है। बैटल्स पे लिखी जाती थी नज़में, वो बैटल्स की कहानियाँ बैलेट की सूरत में बयान की जाती है। फिर एल्फ्रिक्स के सरमन्स हैं, एक प्रीस्ट है जिसके सरमन्स लिखे भी गए। इसके अलावा रिलीजियस पोइट्री है। रिलीजियस पोइट्री में कैडमन और काइनोवोल्फ के काम मौजूद हैं। आप जैसे कैडमन जो है वो एक मंक है, उसके काम हैं
जिसमें उसने क्रिएशन और फॉल पे लिखा है, उसने एक्सोडस पे लिखा है, उसने हिस्ट्री ऑफ डैनियल पे लिखा है, और काइंड ऑफ वुल्फ ने क्राइस्ट पे, इलीन और जुलीना, ये उसकी नज़में हैं। मुख्तलिफ उसने जो रिलीजियस पहलू हैं उन पे बात की है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोज लिखी गई हैं जिसमें मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस आती हैं, और क्रॉनिकल लिखे गए हैं। क्रॉनिकल के बारे में काफ़ी राय मौजूद है। एक ये है कि अल्फ्रेड ने लिखे थे क्रॉनिकल्स, और एक ये है कि अल्फ्रेड के पहले के लिखे जा रहे थे, और अल्फ्रेड के दौर में बाकायदा इसका एहतमाम किया गया था। और ये जो क्रॉनिकल्स है 1154 तक लिखे गए थे। अब अल्फ्रेड तो मर जाता है 899 में, यानी ये बाद में भी लिखे जाते रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखी है बीड ने, इलेक्ट्रिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इसमें ही उसने एंग्लो सैक्सन नाम दिया है इसको, इस दौर को। चूँकि इस दौर को बाकायदा नाम दिया जा नहीं सकता था, दौरों के अदवार के नाम अमूमन मोनार्क्स के नाम पर रखे जाते हैं, या किसी मूवमेंट के नाम पर रख दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। अब इस दौर में ये मसला था कि एक किंगडम मौजूद नहीं था, छोटे छोटे किंगडम्स थे, और वो बाद में कहीं जाके 7 हुए, फिर 7 से फिर वो अल्टीमेटली 1 तक पहुँचे, और 1 तक पहुँचे हैं 9th सेंचुरी में, और ये कोलैप्स हो गई है 11वीं सेंचुरी में। यानी 200 साल का तो अगर ये हो जाता है तो पिछला कहाँ जाता। तो इस वजह से इसको ओवरऑल मिलाया कह दिया गया एंग्लो सैक्सन पीरियड पॉलिटिकली, और अगर लिटरेचर की ज़बान में कहा जाए तो इसे प्री चौसेरियन पीरियड का नाम दिया गया। टेक्निकली जो राइटिंग्स हैं वो बाद में ही लिखी गई हैं, शुरू के जो अदवार हैं वो नहीं लिखे गए हैं, लेकिन ये जो पूरा दौर बनता है वो बनता है 410 से 1066 तक, जो बाकायदा है इसका सेटलमेंट के बाद उसमें किंगडम्स बने, किंगडम्स के बाद उनकी लड़ाइयाँ चलती रहीं, और वो छोटे से बड़े किंगडम्स में ट्रांसफ़र होते गए, और अल्टीमेटली वो एक हुए, और फिर एक होके अल्टीमेटली जो सेक्शंस की गवर्नमेंट जो हुकूमत थी उसे गिराया गया नॉर्मन्स के हाथों बैटल ऑफ हास्लिंग में, और आगे ये पीरियड ख़त्म हुआ। ये सारा एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश पीरियड या प्री चौसेरियन पीरियड।